प्रेशर में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रेशर कैलकुलेशन एक तरह से स्टार्ट किया था, प्रेशर कैलकुलेशन इन डिफरेंट केसेस। तो वेसल अगर रेस्ट पे है तो प्रेशर कैसे चेंज होगा। ठीक है, वेसल अगर एक्सीलरेटिंग है, वर्टिकली एक्सीलरेटिंग है, तो हम जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटिंग में भी हम लोगों ने दो केस देखे, जिसमें एक केस में तो अगर वेसल कंप्लीटली फिल्ड है और क्लोज्ड है, ठीक है, और एक केस में अगर वेसल पार्शियली फिल्ड है और ओपन है। तो देखो, लिक्विड का जो बिहेवियर है वो वेसल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक्सीलरेटिंग के केस में तुम्हें सीधा यही ध्यान रखना है कि अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हम जी के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज करेंगे, और अगर हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं, वेसल अगर राइटवर्ड्स एक्सीलरेटिंग है, बैकवर्ड्स जा रहे हैं, तो ए नॉट के हिसाब से एक्सीलरेट कराएंगे, ए नॉट के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना। तो एक्सीलरेटिंग में हमारे दो केस हुए, वर्टिकल एक्सीलरेटिंग एंड हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटिंग। और थर्ड एक केस इसमें बचा हुआ है रोटेटरी फ्रेम के लिए। थर्ड पॉइंट में हेडिंग डालते हैं रोटेटिंग वेसल। ठीक है, और इस रोटेटिंग में भी हम लोग दो केस लेके चलेंगे। पहले केस में हम लोग क्लोज्ड ट्यूब लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं कि एक क्लोज ट्यूब है, ठीक है, और सपोज इस एंड पे ओपन एंड है और ये इसका क्लोज्ड एंड है, और इसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, और इस वेसल को हम, इस ट्यूब को हम इसके एक एंड के अबाउट रोटेट कराने वाले हैं, अबाउट वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसके ट्यूब के लेंथ के लॉन्ग रेडियली आउटवर्ड जब हम जाएंगे तो प्रेशर किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि वाटर का हर एक एलिमेंट सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होगा जब उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही आएगा। देखो अपने आप ही निकल के आएगा, कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ध्यान से देखना, एक्स डिस्टेंस पे एक हम एलिमेंट लेते हैं dx विड्थ का। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट वाटर का एलिमेंट आएगा। मान लेते हैं x इक्वल टू एक्स पे प्रेशर p है, और x प्लस डी एक्स पे प्रेशर p प्लस डी पी है। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। देखो, इधर से कितना लग रहा होगा, तो इधर से इस पे लग रहा होगा p इंटू ए, और इधर से कितना लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा उस पर p प्लस डी पी इंटू ए। और ये डीएम मास का एलिमेंट है, और ये डीएम मास का एलिमेंट सर्कुलर मोशन में है, तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट साइड में आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका मास कैसे आएगा, तो इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। तो अब इसके लिए अगर हम लोग लॉज ऑफ मोशन लगाएं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे p प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम इंटू ए आर। तो यहां से आएगा डी पी इंटू ए इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ से ए तो कैंसिल हो जाएगा, डीपी की वैल्यू आएगी रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, हम लोग निकालना चाह रहे हैं प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि ओपन एंड पे प्रेशर क्या है मालूम नहीं है, वो ओपन एंड ओपन है कि ओपन एंड क्लोज है नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला जो बना रहे हैं वो दो पॉइंट्स के बीच में बना लेते हैं, x1 और x2 में कितना प्रेशर डिफरेंस है। तो मान लेते हैं वो प्रेशर डिफरेंस P1 P2 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो प्रेशर का वेरिएशन है वो डिस्टेंस पे लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है फॉर रोटेटिंग वेसल या रोटेटिंग लिक्विड।
देखो नोट करो, कोई डाउट है बताओ। इसमें P1 और P2 कोई भी 2 पॉइंट हम ले सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इस तरह से हो सकते हैं। 1 जो है वो इधर से x1 डिस्टेंस पे है, और 2 जो है इधर से x2 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हम एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बोलो देखो, क्लियर है? क्लोज्ड वेसल। बी पार्ट में अगर हम लोग ओपन वेसल लें, ओपन वेसल एंड पार्शियली फिल्ड, ठीक है, तो ओपन वेसल के केस में नोट कर लिया। देखो ओपन वेसल में हम लोग सपोज ये एक वेसल लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग पार्शियली फिल्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। पार्शियली फिल्ड इनिशियली ये अगर रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली ये वेसल जो है अगर रेस्ट पे है, तो जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो एकदम हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। सेकेंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग अबाउट दिस एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ओमेगा से घुमाएंगे। तो अब इस केस में जरा ये बताओ क्या लगता है वाटर के सरफेस के बारे में, वाटर का जो फ्री सरफेस है उसके बारे में क्या कहोगे? क्यों भाई? कॉनकेव हो सर जाएगा। कॉन्केव सरफेस। वाटर का फ्री सरफेस क्या होगा ना, अब देखो होगा क्या, जितना हम एक्सिस से दूर जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो हाइट भी बढ़नी चाहिए। तो जितना हम दूर जाएंगे एक्सिस से, हाइट भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसका जो फ्री सरफेस है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका जो फ्री सरफेस है ना, वो बीच वाले पार्ट में थोड़ा नीचे जाएगा और साइड से थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो लिक्विड की लेयर्स हैं, इसको यहां तक बना देते हैं। लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो इस तरह की हो जाएंगी। और ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई है ना, ये क्या बनेंगी, क्या इनको हम लोग इक्वी प्रेशर लाइंस बोल सकते हैं? क्यों भाई? ये बन जाएंगी इक्वी प्रेशर लाइंस, ठीक है। ध्यान से देख सकते हो साइड से थोड़ा ऊपर गया लिक्विड और बीच में थोड़ा नीचे आया है। तो अगर हमें ये निकालना है कि ये जो कर्व कौन सा बन रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये कर्व कौन सा है अगर ये निकालना है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन हो गया और ये कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। जरा ध्यान से देखना, पॉइंट P से नीचे अगर आए और पॉइंट O से अगर राइट में जा रहे हैं,
तो हमको पॉइंट ए दिख रहा है, देखो पॉइंट ए दिखाई दे रहा है क्यों भाई? पॉइंट पी से नीचे आ रहे हैं और पॉइंट ओ के राइट में जा रहे हैं, तो पॉइंट ओ से एक्स हम राइट में जाएंगे और पॉइंट पी से वाई नीचे आएंगे। तो देखो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट ओ, हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर निकालें, दोनों पॉइंट्स का एक्सिस से डिस्टेंस क्या है भाई? ये जो x1 x2 है ना, ये ध्यान रखना, ऊपर जो x1 x2 है वो ध्यान रखना, दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो पी ए माइनस पीओ अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बनेगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एंड ब्रैकेट ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और अगर हम प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट पी लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो जी वाई। पहली इक्वेशन हमने रोटेशन ऑफ लिक्विड के हिसाब से बनाई है, दूसरी इक्वेशन हमने नॉर्मली बनाई है कि लिक्विड में अगर हम वाई डेप्थ पे जाएंगे तो प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, रो जी वाई। तो दोनों तरह से हमें प्रेशर सेम मिलना चाहिए। अब प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ओ और प्रेशर एट पी सेम आएगा, सॉरी प्रेशर एट ओ एंड प्रेशर एट पी सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू रो जी वाई। तो यहां से इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो शेप बनता है ना, ये पैराबोला बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज पैराबोला, ठीक है सर। हाँ सर इसका मतलब x और y इक्वल होनी चाहिए, ये कह सकते हैं हम? ऐसे बेटा, क्योंकि सर जितना हम y नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर उतना ही प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड मतलब सेंटर से राइट हैंड साइड जाने में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्स और वाई अलग अलग हैं, रिलेशन और एक्स और वाई में ये निकाला हुआ है, इक्वल नहीं है, रिलेटेड है इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर हम इस वेसल का मान लो कि रेडियस हम ये वाला आर ले लें, तो जरा ये बताओगे कि आर लेने पे ये जो डेप्थ आएगी ये कितनी आएगी, मतलब ये जो गैप क्रिएट होगा निकाल सकते हैं। तो ये गैप की वैल्यू होगी, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये जो y और x में रिलेशन है, x की जगह r रख दें तो ये पूरा निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। बोलिए। यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात जो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं बट तुम ध्यान रखना, और वो ये कि ये जो लेवल है ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, समझे? ये बात मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, वॉल्यूम कंजर्वेशन से प्रूफ की जा सकती है। मतलब अगर ये वाली हाइट और ये वाली डेप्थ निकाला जाए तो ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, ये दोनों वैल्यूज सेम है, याद रहेगा। मतलब सेंटर से जितना नीचे गया है साइड से उतना ही ऊपर गया है, तो वो दोनों डिस्टेंस भी आपस में इक्वल हैं। अगर हमें ये डिस्टेंस भी लिखनी हो कि ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g बीच में नीचे गया है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g ऊपर गया है, तभी जो डिफरेंस है वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g हो गया है। ये बात हम लोग वॉल्यूम से प्रूफ कर सकते हैं कि इस इतने पार्ट का जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो साइड में वॉल्यूम उठ गया है उसके। बट प्रूफ नहीं कर रहा हूं, अननेसेसरी कैलकुलेशन है, ध्यान रखो इस छोटी सी बात को, ध्यान रहेगा। बोलिए। यस यस। सर जो ऊपर ट्यूब वाला एग्जांपल लिया था सर, उसमें क्या लेंथ वो मानी है नेग्लिजिबल, हाइट सर मतलब
हाँ वो निग्लिजिबल है, थिन ट्यूब ली थी। यस सर ठीक है। देखो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करो। जितनी बातें अभी तक करी हैं वो सब यूज हो जाएंगी इसमें। देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, जो भी बातें हमने अभी तक देखी है ना वो सब यूज हो जाएंगी इसमें। देखो इनिशियली दोनों तरफ हाइट ऑफ लिक्विड अलग अलग है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना है कि रो डैश और रो में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम होगा। क्यों भाई, ए पार्ट में जब ये रेस्ट पे है तो, और पॉइंट ए और बी में प्रेशर सेम हम क्यों कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट तो अलग अलग लिक्विड में है। क्यों भाई, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों अलग अलग लिक्विड में है, फिर भी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी में प्रेशर सेम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये जो जंक्शन पॉइंट पे तुम देखोगे तो दोनों तरफ से प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो अलग अलग लिक्विड भी है तो भी क्या हुआ, वो जंक्शन पॉइंट पे जब प्रेशर बैलेंस करोगे तो ए और बी का प्रेशर सेम आ जाएगा। तो ए पॉइंट पे प्रेशर हम लोग लिखेंगे रो जी एच, और बी पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे रो जी इंटू 3h/2। तो तुम्हें यहां से रो डैश की वैल्यू मिल जाएगी सबसे पहले, तो रो डैश की वैल्यू मिल गई 2ρ/3। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को बताइए पहले, बोलो। फिर नो सर। बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कराएं जिससे कि दोनों लिम्स में प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाए, तो देखो जरा ध्यान से। दोनों लिम्स में हाइट सेम हो जाए, तो जरा बताओगे कि जब वो हाइट सेम होगी तो लिक्विड कितनी कितनी हाइट पे होगा दोनों में लिक्विड कितनी कितनी हाइट पे आएगा, ये वाली हाइट। 5h/4। हाँ 5h/4। 5h/4 करेक्ट। और ये जो मिड पॉइंट में था तो मिड पॉइंट में ये पीछे हो जाएगा ना थोड़ा सा, मतलब इधर वाला जो लिक्विड है ये थोड़ा लेफ्ट में खिसकेगा, इसको हम राइट में ले जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताओ। राइट में ले जाएंगे तभी तो पीछे की तरफ वाला लिक्विड ऊपर की तरफ उठेगा, बात सुनने। यस सर। तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी, बताओ ये सब। ये लेंथ हो जाएगी 3h/4, क्यों भाई, और ये यस वाली सर। हो जाएगी 5h/4, और इधर भी 5h/4 है। अब देखो ध्यान से, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम नहीं होगा, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर अलग अलग होगा, और कहां पे ज्यादा होगा बताओगे, ए और बी में कहां ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा। ए पे ज्यादा होगा। तो ये बताओ, प्रेशर एट ए ए पर ही सर। माइनस प्रेशर एट बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रो डैश इंटू ए नॉट इंटू 5h/4 प्लस रो ए नॉट इंटू 3h/4। ये कैसे लिखा है भाई, जैसे अलग अलग लिक्विड होते हैं वर्टिकल में तो बॉटम पे प्रेशर कैसे निकालते हैं, ρ1gh1 प्लस ρ2gh2, वैसे ही अलग अलग प्रेशर है, अलग अलग लिक्विड है पीछे जाने पे, तो पीछे जाने पे हम अलग अलग लिक्विड के लिए ए नॉट के हिसाब से प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ρ1 a x1 ρ2 a x2 ऐड करते जाए, ठीक है। और देखो प्रेशर एट ए को अगर हम वर्टिकल से लिखें तो वर्टिकल से लिख सकते हैं रो जी इंटू 5h/4, और प्रेशर एट बी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2ρ/3 इंटू जी इंटू 5h/4, एंड दिस इज इक्वल टू 2ρ/3 ए नॉट
इंटू 5h/4 प्लस रो ए नॉट इंटू 3h/4। तो जरा सॉल्व करो, ए नॉट निकालना है, जी के टर्म्स में आ जाएगा। कितना आता है बताओ? किसी स्टेप में डाउट है तो बताइए। ये आना चाहिए 5g/19। देख लेना करके कंप्लीट पहले। सर इसमें जो जंक्शन पॉइंट है वहां कर सकते थे प्रेशर इक्वल। सर जो जंक्शन पॉइंट है दोनों लिक्विड्स का वहां पे प्रेशर इक्वल कर सकते हैं। हाँ, इधर से निकालते इक्वल कर देते तो भी वही आता। इक्वेशन यही बनती, बस कोई एक टर्म इधर आ जाता, कोई एक टर्म उधर चला जाता। बताइए, क्लियर है या डाउट है? बताइए। और इसी तरह से सी पार्ट में अगर हम देखें तो सी पार्ट के लिए भी यही इक्वेशन, यही वाला डायग्राम बना लो। डायग्राम तो यही रहेगा। सर हाँ। एक चीज हमको कंफ्यूज कर रही है। हम्म। सर जो रो जी एच होता है, एच तो हाइट होता है ना, वर्टिकली हाइट। हाँ, तो पीछे जाते हैं तो एक्स हो जाता है। बेटा लास्ट क्लास में तो पढ़ाया है, तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि तुम भूलते भी हो साथ साथ बहुत तेजी से। जितना तेजी से पढ़ते हो उतनी तेजी से भूलते हो। ये कैसे लिखा हुआ है? यहां से हम सी पॉइंट पे कैसे आएंगे? एक्स डिस्टेंस पीछे आएंगे और वाई डिस्टेंस नीचे जाएंगे। तो जब पीछे यस जाएंगे सर। तो रो ए नॉट एक्स के हिसाब से बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो रो जी वाई के हिसाब से बढ़ेगा। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि कौन से एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना चाहिए? सर जिसमें लिक्विड ज्यादा था। राइट वाला लिम्ब या लेफ्ट वाला लिम्ब? राइट वाला। राइट वाला लिम्ब। तो ये राइट वाला लिम्ब हो गया। इसके अबाउट हम ओमेगा से घुमाएंगे। देखो करो जरा ट्राई। देखो हमें लेफ्ट वाले लिम्ब में हाइट वाटर की बढ़ानी है, लिक्विड की। तो राइट वाले लिम्ब के अबाउट इसको ओमेगा से रोटेट करेंगे। और सिचुएशन काफी कुछ ऐसी ही रहेगी जैसी पिछले वाले पार्ट में थी, ठीक है। और हम लोग यहां भी पी ए माइनस पी बी की वैल्यू को हाइट के हिसाब से निकालेंगे और रोटेशन के हिसाब से निकालेंगे और इक्वेट करेंगे। तो जरा बताओ कि रोटेशन के हिसाब से पी ए माइनस पी बी क्या बनेगा? क्यों भाई? तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं रो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला हम लोग इतने पार्ट के लिए अलग लगाएंगे, इतने पार्ट के लिए अलग लगाएंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का रो अलग अलग है। बोलो। तो ऐसे समझो कि जो पी ए माइनस पी बी है, अगर हम बीच में कोई पॉइंट ले लें सी, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू पी ए माइनस पी सी एंड प्लस पी सी माइनस पी बी। बताओ ये बात क्लियर है? क्यों भाई? क्योंकि दोनों का रो अलग अलग है। अब पॉइंट ए और पॉइंट सी, इनका एक्सिस से डिस्टेंस देखो क्या बनेगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के लिए अगला लगाएं तो इसको लिखेंगे रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 यानी कि a तक का डिस्टेंस बन जाएगा 2h, तो ये होगा 2h स्क्वायर और माइनस x1 स्क्वायर का मतलब बन जाएगा 5h/4 का स्क्वायर। देखो क्लियर है? ये भी बताओ। क्यों भाई? ये मैंने लिखा है सिर्फ पी ए माइनस पी सी और प्लस पी सी माइनस पी बी अगर लिखेंगे तो रो डैश आ जाएगा। रो डैश मतलब 2 रो/3, तो 2 रो ओमेगा स्क्वायर बाई 3 मतलब 6 हो जाएगा और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर की जगह होगा 5h/4 और x1 स्क्वायर की जगह 0। ये बताओ पहले एक्सप्रेशन, कुछ डाउट है इसमें तो या क्लियर है? रोटेशन वाला ही फॉर्मूला लगाया है।
यस सर। ठीक है ना। तो बाद में इसको सॉल्व करके नीचे रखना, देखो क्या मिलेगा। तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट पहली बार आ जाएगा 4h² माइनस 25h² बाई 16, और दूसरा वाला टर्म है रो ओमेगा स्क्वायर बाई 3 एंड ब्रैकेट 25h² बाई 16। तो हमें ओमेगा फाइंड करना है। देखो आंसर है इस क्वेश्चन का मेरे पास। इसका आंसर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 40g अपॉन 167h। ठीक है, आंसर तो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इक्वेशन में कहीं डाउट है तो पूछिए, बताओ। इक्वेशन में कहीं डाउट है तो बताइए। सर हाँ बोलिए। तो ये जो हम ओमेगा आएगा फाइंड करके, ये मिनिमम ओमेगा होगा क्या दोनों को इक्वल करने के नहीं, लिए? मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा घुमाएंगे ओमेगा से तो उधर वाले में उड़ जाएगा ना लिक्विड। नहीं सर, जैसे यहाँ पर हमने एक्सेस ये वाली ऐसे चूज करी क्योंकि यहाँ पर हाइट पहले ज्यादा थी, ओरिजिनल एक्चुअल हाइट। हाँ हाँ हाँ। तो सर अगर इसी पार्ट में रहे, इसी 2 रो बाय 3 वाले पार्ट में रहे और एक्सेस थोड़ा और लेफ्ट कर दे। हाँ, वो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो थोड़ा और एक स्टेप ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब वो करके देखना पड़ेगा। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में तो दे दिया था ना कि लिम्ब के अबाउट घुमा रहे हैं। यस सर। अब ऐसे बोल सकते हैं कि राइट वाले लिम्ब के अबाउट घुमाएंगे तो मिनिमम ओमेगा पे ही ये काम हो जाएगा। हाँ, मतलब लॉजिकली फील हो रहा है ये बात। ठीक है ना। यस सर। क्लियर है क्वेश्चन, इसमें सारे पॉइंट्स यूज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा फोर्स एंड टॉर्क exerted on a side wall of a tank. Force and torque exerted on a side wall of a tank. ठीक है, तो देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम लोग रेक्टेंगुलर टैंक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये है वो रेक्टेंगुलर टैंक। और इस टैंक को हम लोग लिक्विड से कंप्लीटली फिल करने वाले हैं, कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड। ठीक है, और इसका ये साइड वॉल है, कोई भी एक साइड वॉल ले लेते हैं। लेट्स से राइट साइड वाला ले लें अगर हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, लेंथ इसका एल हो गया, विड्थ डब्ल्यू हो गया और हाइट एच हो गया। तो अब ये बताओ कि लिक्विड का जो प्रेशर है, बेस पे तो हम फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं,
बेस पे फोर्स हो जाएगा, बेस पे जो प्रेशर होगा इनटू बेस का एरिया। लेकिन हमें निकालना है साइड वॉल पे, साइड वॉल एबीसीडी पे। तो ये बताओगे कि साइड वॉल एबीसीडी पे जो फोर्स लगेगा वो हर जगह यूनिफॉर्मली लगेगा या अलग अलग लगेगा? जितना हम नीचे जाएंगे डेप्थ पे, क्या लगता है, क्या हर जगह फोर्स सेम होगा या अलग अलग आएगा? इंक्रीज होगा इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हाइट बढ़ रहा है रो जी वाई। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका फोर्स भी बढ़ेगा। तो हमें चाहिए कि एक एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एक एलिमेंट पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो वो हो जाएगा उस पॉइंट का प्रेशर और इनटू एलिमेंटल एरिया डीए। प्रेशर कितना होगा, हम केवल लिक्विड का ही फोर्स लिख रहे हैं तो रोजी वाई लिख रहे हैं, पी नॉट नहीं ले रहे हैं फिलहाल। और एरिया कितना होगा, तो एरिया इसका ध्यान से देखो क्या W इंटू डी वाई होगा, देखते जाओ। तो अगर हमें पूरे वॉल पे फोर्स चाहिए F टोटल, तो ये F टोटल हो जाएगा इंटीग्रल DF, देखो तो रो जी डब्ल्यू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर होगा वाई डी वाई और इंटीग्रेट करेंगे 0 से h, तो ये आएगा रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2। देखो रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2। देखो कैसे निकाला, कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अच्छा, अगर हमें टॉर्क निकालना हो, सपोज हमें टॉर्क निकालना है इस लाइन के अबाउट, ये एक्सिस है ओ ओ डैश, और इस ओ ओ डैश के अबाउट अगर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है इसी फोर्स का, तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश। तो टॉर्क अगर निकालोगे तो तुम ध्यान से देखो, ओ ओ डैश के अबाउट टॉर्क हो जाएगा फोर्स कितना लग रहा है और उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस h माइनस वाई आएगा, आएगा ना, क्योंकि हर एक डीएफ उसको अलग अलग टॉर्क देगा डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से। ये बात समझ में आ रही है? रखो डीएफ की वैल्यू, फिर से इंटीग्रेट करो, तो डीएफ की वैल्यू है रो जी डब्ल्यू इंटू वाई डी वाई, तो वाई इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। तो अगर हमें टोटल टॉर्क चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से h, तो टोटल टॉर्क की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। याद नहीं रखना है, मेथड ध्यान रखना है, रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई, देखो कितना आता है, 6 आता है ना, 6 आएगा। देखो करो अपने आप, कर लो कंप्लीट, देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो ये जो फोर्स हम लोगों ने निकाला है ना, इसमें एक छोटी सी खास बात है, और अगर हम वो ध्यान रखें तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। कैसे? ये जो फोर्स हम लोगों ने लिखा है, इस फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं, देखना ध्यान से, तो ये रो जी एच बाई 2 अलग कर लो और डब्ल्यू इंटू एच अलग कर लो। तो जरा बताओगे कि डब्ल्यू इंटू एच क्या बनेगा? डब्ल्यू इंटू एच तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ वॉल एबीसीडी, और रो जी एच बाई 2 क्या होगा? क्यों भाई? शायद ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ऐसी क्वांटिटीज को इंटीग्रेट करते हैं जो लीनियरली चेंज हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करके उसको एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं। बताओ। तो ये जो निकला है ना पहला वाला पार्ट, ये बनेगा प्रेशर एट सेंटर। सेंटर क्या, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये वाला तुम एक बात ध्यान रखना कि फोर्स which is also known as horizontal thrust acting on a wall is equal to pressure at centroid of a wall into area of wall ABCD into area of wall ABCD। क्लियर है? और ये बात सिर्फ रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए नहीं,
किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे इसको तुम अप्लाई करके देख लो। मान लो हमने जिस सरफेस के लिए निकाला है वो तो रेक्टेंगुलर है, बट अगर हम उस रेक्टेंगुलर सरफेस को ब्रेक कर दें, मतलब इस तरह से मान लो ए बी सी डी, मैं इसके दो पार्ट कर दूं, ए बी सी पार्ट अलग और ए डी सी पार्ट अलग। तो अगर हमसे कहा जाए कि इन दोनों पार्ट्स पे अलग अलग फोर्स कितना लग रहा है, तो निकाल सकते हो, बताओ ए बी सी पे कितना होगा और ए डी सी पे कितना होगा, अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो देखो जो भी सरफेस है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, हमें उसके सेंट्रॉइड पे प्रेशर चाहिए और उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताओ जरा एफ ए बी सी कितना होगा। एफ ए बी सी के लिए ध्यान से देख लेना कि सेंट्रॉइड कितने डेप्थ पे आएगा। क्यों भाई, ए बी सी का जो सेंट्रॉइड होगा वो यहां से कितना नीचे होगा, क्यों, क्या h/3 नीचे होगा, बोलिए। यस सर। प्रेशर होगा रो जी h/3 और इनटू एरिया कितना होगा, तो इनटू एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा रो जी डब्ल्यू h²/6। देखो अगर हमें एफ एडीसी निकालना है तो एडीसी के लिए सेंट्रॉइड कितने डिस्टेंस पे होगा, वैसे तो दोनों हाफ हाफ हैं, लेकिन दोनों पे फोर्स हाफ हाफ नहीं लगेगा, क्योंकि एक जो है नीचे ज्यादा एरिया की है और एक ऊपर ज्यादा एरिया की है, इस वजह से। तो एडीसी का जो सेंट्रॉइड होगा वो यहां से कितने डेप्थ पे होगा, पॉइंट ए से, ये कितना डिस्टेंस, ये होगा 2h/3। तो इसका प्रेशर बनेगा 2 रो जी h/3 और इंटू एरिया तो वही रहेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आएगा, ये आएगा रो जी डब्ल्यू h²/3। देखो तो इस मेथड से हम किसी भी सरफेस पे फोर्स निकाल सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन। और ये जो फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है। इसको लिक्विड के कंटेक्स्ट में हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी बोलते हैं। लिक्विड के कंटेक्स्ट में हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस। बताओ क्या कहते हैं, बेस के ऊपर तो फोर्स निकालना आसान है, साइड वॉल के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके लिए मैंने ये बताई सारी बातें। बोलो सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है ब्लैक से, सर वो समझ नहीं आया सर, आपने वो पार्टीशन डाल दिया है वहां पे पार्टीशन क्या, वॉल के बीच में। मैंने क्या किया, वो जो साइड वॉल है रेक्टेंगल वाली उसको डायगोनल से कट कर दिया, तो दो पार्ट बन गए, दो हाफ हो गए, तो दोनों हाफ पे अलग अलग फोर्स होगा ना। अरे इन दोनों फोर्स को तुम ऐड करोगे तो वही फोर्स आ जाएगा जो हमने पहले निकाला था। हाँ सर मैथ्स क्लियर है, लेकिन सर वो लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, कट कर दिया मतलब। अरे कट कर दिया मतलब हम केवल उसके राइट हाफ पे निकाल रहे हैं कितना फोर्स होगा। ये पूरा का पूरा जो सरफेस है इसमें हम इस पे अलग फोर्स निकाल रहे हैं, इस पे अलग निकाल रहे हैं, ये कह रहा हूँ बस। यस सर। हमने कुछ डाला अलग कुछ नहीं है, हम निकाल रहे हैं बस अलग अलग। सर हाँ बोलिए। सर जो पहले पूरा एक एबीसीडी जो था सर, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पड़ने वाला है, मिड पॉइंट पे एडी के हाँ अबाउट कहीं, तो सर मतलब उस पॉइंट का प्रेशर निकालना है हाँ सर। जो उस भी पॉइंट का प्रेशर सर, उस पॉइंट का प्रेशर ऊपर वाले फॉर्मूला से अगर करें तो सर h/2 का होल स्क्वायर नहीं होगा। बेटा ये फॉर्मूला तो, ये तो मैंने इंटीग्रेट करके निकाला था, फिर मैंने बताया कि ये फॉर्मूला हम इससे भी निकाल सकते हैं, प्रेशर एट सेंट्रॉइड। तो ये जो ऊपर पूरी वॉल थी ना एबीसीडी, इसके सेंटर पे प्रेशर क्या लिखोगे ये बताओ, कितना नीचे है इसका सेंटर। सर अगर h/2 डिस्टेंस नीचे तो सर इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे, h/2 अरे स्क्वायर। यार ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो तुम, फिर ये लगाना है ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये थोड़े ना है, ये फॉर्मूला है। हम्म ये मैं ये कह रहा हूं कि तुम ये वैल्यू प्रेशर एट सेंट्रॉइड है, अच्छा सर, ये फॉर्मूला वैल्यू तो ये है ना।
यस सर। ठीक है, तो ये तो केस हो गया ऐसे सरफेसेस के लिए जो सरफेस फ्लैट सरफेस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग horizontal thrust, for calculating horizontal thrust on a curved or inclined surface, on a curved or inclined surface, we can take projection of surface on a vertical wall. We can take projection of surface on vertical wall. क्या मतलब हुआ इस बात का, समझना जरा ध्यान से। देखो इस अभी जो हमने ऊपर फोर्स निकाला है वो निकाला है वर्टिकल वॉल पे, मतलब जो सरफेस है वो एग्जैक्टली वर्टिकल है। लेकिन अगर वर्टिकल ना हुई, एंगल पे हुई या कर्व्ड सरफेस हुई, जैसे वेसल का शेप होता है मान लो, तो वो कर्व्ड है। तो कर्व्ड और इंक्लाइंड के केस में क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया डीए एलिमेंट, ठीक है, और इस डीए एलिमेंट पे अगर हमें फोर्स लिखना है तो देखो इस डीए एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो इस एलिमेंट के सेंटर पे प्रेशर इनटू इस एलिमेंट का एरिया, यही तो बनेगा डीएफ की वैल्यू, बताओ यस और नो। लेकिन ये जो फोर्स आएगा ना, ये फोर्स आएगा एंगल पे। अगर हमें इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे इसका, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा डीएफ का कॉस थीटा कंपोनेंट, जहां थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा। तो अगर हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल निकालना है तो उसका एक शॉर्टकट ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सरफेस है, इस पूरी सरफेस को कंसीडर ना करके हम लोग सिर्फ इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है, और ये जो बनेगा ये इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन एरिया, जिसको हम लोग डीए परपेंडिकुलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डीए परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी डीए कॉस थीटा, और सिर्फ इसके ऊपर अगर फोर्स निकालेंगे तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ जाएगा, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर इनटू इसका एरिया, तो इसका एरिया डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कभी इस तरह की सरफेस है तो हम उसको वर्टिकल सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई टेकिंग इट्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब समझ लेना, प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि मान लो इधर से लाइट आ रही है, इमेजिन करो, ठीक है, और पीछे दीवार है, तो वॉल पे शैडो कैसा बनेगा, समझ में आई बात, इस एलिमेंट का वॉल पे शैडो कैसा बनेगा, समझ में आया। तो वो शैडो जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये शैडो वाला काम हम किसी भी एरिया के लिए कर सकते हैं, किसी भी टाइप की सरफेस के लिए, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई वाटर डैम है, ठीक है, और उस वाटर डैम का जो सरफेस है वो कर्व्ड है, समझना इस तरह से, और उसके ऊपर इधर की तरफ पूरा वाटर फील्ड है। ठीक है, मतलब ये एक डैम है, डैम की जो वॉल है वो कर्व्ड है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो साइड है ये आर है, मतलब आर रेडियस का है, ये मान लो सेमी सर्कल है, और ये वाली लेंथ एल है। तो हमसे कोई पूछे कि इस वॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना लग रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कर्व्ड है पोर्शन है इसका हम लोग लेंगे प्रोजेक्शन। तो बताओगे कि इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, क्यों भाई,
इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा? तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ होगा L और वर्टिकल वाली साइड होगी 2R। बताओ पहले इतनी बात, यस और नो? यस सर। तो अब ये बताओ कि इस सरफेस के ऊपर फोर्स कैसे निकालोगे? मान लो वर्टिकल वाली सरफेस होती है तो इसके सेंट्रॉइड पे प्रेशर इनटू एरिया, तो इसके सेंट्रॉइड पे प्रेशर कितना बनेगा बताओ? इसके सेंट्रॉइड पे प्रेशर हो जाएगा रो GR और एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 2RL। तो यही फोर्स लगेगा उस कर्व वाले पे भी। बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? ये बात समझ में आती है या नहीं? बताओ पहले। सर ऐसा हम लोग कर क्यों पा रहे हैं, मतलब कर्व सरफेस को कन्वर्ट? ये वाला पॉइंट समझो ना, हर एक एलिमेंट को अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर्व को भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट तो नहीं यस सर। वो दिखा दिया कि ये देखो ये वाला सिचुएशन समझो, इसी सिचुएशन के बेसिस पे मैंने उसको कन्वर्ट किया। क्लियर है? तो अगर मान लो यस सर। कि हमारे पास और एक दूसरे टाइप का गेट है, मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये R है, ये R है, ये L है, ठीक है, और इस तरह का कर्व्ड गेट है उस डैम का। तो क्या कहोगे? इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताओ कि इसके कर्व्ड पोर्शन पे कितना फोर्स लगेगा? वर्टिकल गेट है, क्वार्टर सिलेंडर है, इट इज अ क्वार्टर सिलेंडर। तो इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा बताओगे डायरेक्ट निकाल के? इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? प्रोजेक्शन कैसा बनेगा इसका? सर एक मिनट। हाइट उसका लिखेंगे, हाइट हो जाएगा L/2। इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो इस तरह का आएगा, ये L बनेगा और ये वाला डिस्टेंस बनेगा R√2। तो इसके सेंट्रॉइड पे प्रेशर निकालने के लिए ये हो जाएगा सेंट्रॉइड पे प्रेशर, बताइए, और ये हो जाएगा एरिया। क्लियर है या नहीं? ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन एक है बेस्ड, करो देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के दोनों तरफ लिक्विड है साइड में, और वो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस हो। देखो यही यूज होगा, करो इसको। देखो इसमें, अब इसमें तुम्हें क्या करना है ना, दोनों तरफ से जो, कहने का मतलब है फोर्स है वो बैलेंस करना है। लेफ्ट से जो लगेगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और राइट से जो लगेगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, बैलेंस करना है। अब देखो लेफ्ट से जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा उसमें हाइट बनेगी प्रोजेक्शन की h, तो उसके सेंटर पे प्रेशर का मतलब हो गया H/2। तो प्रेशर लिखेंगे
2 रो जी एच बाई 2। और एरिया कितना लिखेंगे, तो एरिया की जगह लिख देना h इंटू एल। लेंथ हम सिलेंडर की एल ले लेते हैं, एल कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर लिखेंगे रो जी 3 रो जी आर बाई 2, ये हो जाएगा प्रेशर, और इंटू लेंथ की जगह हो जाएगा आर इंटू एल। तो बताओ यहां से h की वैल्यू क्या आती है? क्यों भाई, h की वैल्यू क्या आती है? ये बाई टू कैंसिल हो रहा है तो ये अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू आर आ रही है। बताइए भाई सभी लोग, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, दिख रहा है, अब बताऊं मैं और डिटेल में? हम्म ये वाला जो सरफेस बनेगा, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, और ये वाला जो सरफेस बनेगा, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है ना? तो दोनों रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पे प्रेशर इंटू उन रेक्टेंगल्स का एरिया बराबर कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सरफेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। फिलहाल हम लोगों ने जो फोर्स निकाला हुआ है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला हुआ है, अभी वर्टिकल फोर्स की बात नहीं की है। वर्टिकल फोर्स की बात हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा लॉ है, वो हेडिंग डालो, एंड दैट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ अगर हमें समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेसल है, एंड वेसल इज कंप्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, और एक छोटा सा होल है उसमें वेसल में, लेकिन उसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क कंप्लीटली क्लोज कर रखा है। and it is completely filled with liquid. Completely filled with liquid. ठीक है, तो जरा मुझे बताओगे इसमें कि अगर इस वेसल की हाइट h है, रिजिड वेसल है, तो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, पॉइंट ए पे प्रेशर कितना होगा? बाहर एटमॉस्फेयर है, ध्यान रखना। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट पॉइंट ए पे आएगा या नहीं आएगा? रिजिड वेसल है, कंप्लीटली क्लोज्ड है एंड फिल्ड विद वाटर कंप्लीटली, तो पॉइंट ए का जो प्रेशर होगा उसमें एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? तो इस बार हम लोग बोलेंगे कि इस केस में नहीं होगा, यानी हम सिंपली पीए की वैल्यू लिखेंगे रो जी एच। ठीक है, अब जरा सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस ये है कि अगर हम ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क को हम लोग हटा दें, ठीक है, और सच दैट ये जो वेसल है ये इस पॉइंट पे ओपन हो गया है। ठीक है, ओपन हो गया होगा तो क्या होगा कि अब जो है, क्या एटमॉस्फेयर इस ओपन पार्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा?
P एटमॉस्फेयर। तो अब तुम A पॉइंट पे प्रेशर के बारे में क्या कहोगे? सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। कितना बढ़, अब कितना हो जाएगा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। अब हो जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस बस छोटी सी जगह में लग रहा है, तो अगर उसका इफेक्ट होना भी चाहिए तो उसके ठीक नीचे होना चाहिए। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इफेक्ट है वो यहाँ कैसे आ गया? पॉइंट ए पे। पॉइंट ए के ऊपर तो अभी भी वेसल है, क्यों भाई? सर यूनिफॉर्म लिक्विड है तो प्रेशर स्ट्रेट लाइन पे सेम होगा, तो जो वहां पर। तो बेसिकली दिस इज पास्कल्स लॉ, ठीक है ना? यही लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। लिक्विड में खास बात यह है कि अगर लिक्विड में हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, भले ही वो एक पॉइंट पे करें, सिंगल पॉइंट पे, तो वो जो प्रेशर का चेंज है वो पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना? दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। लिक्विड में हम किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर का डेल्टा इंक्रीमेंट करते हैं तो वो डेल्टा इंक्रीमेंट पूरे के पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? पास्कल्स लॉ का सबसे कॉमन एग्जांपल है, सुबह सुबह जो है टूथपेस्ट जो यूज करते हैं तो उसको पीछे से प्रेस करते हैं और आगे से निकल आता है। तो ऐसा तभी हो पाता है क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड है वो पास्कल्स लॉ फॉलो कर रहा है। हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं एक एंड पे और उसका इफेक्ट नजर आता है हमको दूसरे एंड पे। बात समझ में आई? सो दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू फ्लूइड्स एंड इट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। तो ये दोनों डायग्राम सही से बना लो और बस ये बात नीचे मेंशन कर दो, ठीक है ना? ये हम लिखेंगे कि इन अ लिक्विड बॉडी when there is an increment in pressure at some point, then the same change of pressure is transmitted to the whole body of liquid, without any loss. This is known as Pascal's law. This is known as Pascal's law. क्लियर है? बोलो। और एप्लीकेशंस तो बस पूछो मत कितने एप्लीकेशन है, ठीक है? जैसे तुमने सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है ना? तो ऐसे जितने भी प्रिंसिपल हैं वो सारे के सारे पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हो गई, तो वो सभी के सभी पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड हैं। देखना हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि एक वर्किंग फ्लूइड होता है। वर्किंग फ्लूइड का मतलब ये हुआ एक फ्लूइड जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या ऐसे कह लो जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ लिक्विड। और ऐसे सपोज करो कि उसको हमने इस तरह की एक ट्यूब है जिसमें फिल करके रखा हुआ है, देखो, और दोनों तरफ से इसको हमने पिस्टन की हेल्प से बंद कर रखा है, ठीक है? एक पिस्टन इधर हो गया और एक पिस्टन इधर हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है? दोनों तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, ठीक है? तो है खास बात क्या है? खास बात ये है
कि अगर हम इस A1 एरिया पे, तुम ध्यान से देखो, अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं F1, मान लो हमने इस पे F1 फोर्स लगाया, तो अगर हम लोग F1 फोर्स लगाएंगे तो इस पिस्टन के ठीक नीचे प्रेशर इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? तो प्रेशर इंक्रीज होगा F1 अपॉन A1। तो सेम इंक्रीज पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। तो इसका मतलब है कि इस पिस्टन के नीचे भी उतना ही प्रेशर में चेंज आएगा, और इस प्रेशर चेंज की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये पिस्टन जो फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स F2 अपॉन A2 होगा। तो अगर हम दोनों को इक्वल करें तो यहां से आएगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब बहुत हैवी एप्लीकेशंस होंगे इसके। मतलब ऐसे समझो कि अगर A1 और A2 का रेशियो हम 1:1000 कर दें, A1 और A2 का रेशियो, और इधर हम लगाएंगे 1 न्यूटन और उधर हमको मिलेगा 1000 न्यूटन, समझ गए? मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगा के हम 1000 न्यूटन का फोर्स पा सकते हैं। तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही होता है। भाई देखा होगा ना, कार वगैरह लिफ्ट करने के लिए वो देखते ना, पैर से प्रेस करते हैं और वो पूरी कार लिफ्ट हो जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? क्यों भाई? यस सर। थोड़ा आसपास दिमाग लगाया करो, सब जगह फिजिक्स है चारों तरफ। तो दैट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, और वो एक तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और यूज होता है वो, जैसे क्या कहते हैं, बाइक में जो डिस्क ब्रेक सुना होगा, ठीक है ना, तो डिस्क ब्रेक में भी ब्रेकिंग ऑयल होता है। कार में तो यूज होता ही है, कार ट्रक इन सब में तो ब्रेकिंग जो होती है वो हाइड्रोलिक ही होती है। नॉर्मल मोटरसाइकिल में ये है कि नॉर्मल वाले ब्रेक होते हैं, बट डिस्क वाली जो मोटरसाइकिल्स हैं उनमें डिस्क ब्रेक होते हैं। तो डिस्क ब्रेक में ऑयल पड़ता है, तो वो ऑयल का भी यही फंक्शन है कि हम लोग फोर्स लगाते हैं F1 और उससे प्रोड्यूस होता है F2 फोर्स। बोलो। तो इसके ऊपर तुमको कई सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? बताइए। यस सर। देखो नोट कर लो, क्वेश्चन देता हूँ, देखो इसमें क्वेश्चन। दे रहा हूँ, करके देखो। ये क्वेश्चन, अब इसमें मैंने हाइट में भी डिफरेंस ले लिया है, तो तुमको हाइट डिफरेंस को प्रेशर से यूज करना। ऊपर वाले एग्जांपल में तो हाइट सेम था। देखो इसमें इसमें क्या करो कि इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग प्रेशर सेम कर देते हैं, मतलब पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। देखो, तो पॉइंट ए पे कह रहा है 600 kg है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो ए पे जो प्रेशर होगा वो उसके वेट की वजह से ही होगा। तो 600 इंटू जी एम जी अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻⁴। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो अगर हमने एफ फोर्स लगाया हुआ है, एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ कर देंगे, और प्लस इसमें करेंगे हम लोग रो जी एच। तो रो की जगह आएगा 0.75 इंटू 10³ जी की जगह 10 और एच की जगह 8 मीटर। तो देखो यहाँ से एफ की वैल्यू सॉल्व होके 37.5 न्यूटन आ रही है सभी की। बताइए क्यों भाई? यस सर। तो क्लियर है व्हाट इज पास्कल्स लॉ?
ठीक है, तो अब इसमें अगला पार्ट फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे स्टार्ट।